हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम टेंथ क्लास का ये सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ किया गया सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो ये सेक्शन ए है जिसमें कि टोटल 20 क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल टू पी क्यू एंड क्यू पावर 4। यहाँ पे ए इक्वल टू दिया हुआ है पी क्यू इंटू क्यू का पावर 4, साथ ही साथ b इक्वल टू दिया हुआ है पी स्क्वायर क्यू का पावर 3। a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स है और a और b का ये प्राइम फैक्टर एक तरह से दिया हुआ है p का पावर 3 इंटू क्यू का पावर 4 और b इक्वल टू पी का पावर 2 इंटू क्यू का पावर 3, जहाँ पे p और q जो है एक प्राइम नंबर है, ये यानी कि ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसके बाद इसमें HCF दे रखा है, a और b का HCF दिया हुआ है p का पावर m एंड q का पावर n, और इसका LCM भी दे रखा है। LCM है p का पावर r इंटू क्यू का पावर s। तो क्वेश्चन में पूछा है m प्लस n इंटू r प्लस s का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो सिंपल यहाँ से HCF जैसे हम लोग निकालते हैं किसी भी दो नंबर का HCF निकालने के लिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी कॉमन नंबर होता है उसमें से हमेशा लोएस्ट पावर को लिया जाता है। जैसे अगर हम HCF अगर ये दोनों का निकालें तो P का पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, और Q में अगर देखें तो दोनों में से छोटा वाला पावर ये 3 लेंगे, Q का पावर 3। एलसीएम निकालते टाइम हम क्या करते हैं, दोनों नंबर में से जो कॉमन होता है उसमें से हाईएस्ट पावर को लेते हैं। P का पावर R है, यहाँ पे P और P कॉमन है तो P का पावर 3 आ जाएगा और Q के पावर में से 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, P और Q दिया हुआ है, M है यहाँ पे P का पावर 2 है, मीन्स कि M का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा और N का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे M का वैल्यू रख लेंगे 2 और N का वैल्यू 3 इंटू R का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो R का वैल्यू 3 हो जाएगा और S का वैल्यू 4 हो जाएगा। R का वैल्यू 3 और S का वैल्यू 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा और इंटू 7, तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P बी अ प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज अ फैक्टर ऑफ P इज। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका कि रूट्स जो है वो P का ही फैक्टर होना चाहिए। कोई भी प्राइम नंबर, जैसे अगर हम किसी भी प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर जो किसी से डिविजिबल नहीं होता है, सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल होता है, यानी कि ऐसा नंबर सिर्फ जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। जैसे कि 5 अगर देखें तो 5 के अंदर 2 फैक्टर है, एक तो 5 और एक 1। तो प्राइम नंबर बोलते हैं ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो P अगर प्राइम नंबर है तो P के फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, एक तो P होगा खुद और एक 1 हो जाएगा। P का 2 ही फैक्टर होगा। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उसमें जीरोज जो है, यहाँ पे रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो एक रूट P होगा और एक दूसरा रूट 1 होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे जिसके में एक जीरो जो है इसका P है और ये दूसरा जीरो 1 है, यानी अल्फ़ा का वैल्यू P है और बीटा का वैल्यू 1 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये p प्लस 1 हो जाएगा, p प्लस 1 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं p इंटू 1 करेंगे तो ये p आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, यहाँ पे इक्वेशन है तो ये इक्वल टू 0 रहेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बताना है p का वैल्यू क्या होगा इसमें।
यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में एक रिलेशन दिया हुआ है कि ये दोनों ही इक्वल है। तो यहाँ अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है अल्फ़ा इंटू बीटा के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख लेंगे माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए अगर हम इस इक्वेशन में से देख करके लिखें, माइनस बी का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे अगर -2 रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा बाई ए का वैल्यू यहाँ p है 2/p इक्वल टू सी का वैल्यू यहाँ से अगर लिखे 3p और a का वैल्यू हो जाएगा p। तो ये p से p कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 3p इक्वल टू 2, तो p का वैल्यू आ जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकन्सिस्टेंट। ये इनकन्सिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर कोई दो इक्वेशन का सॉल्यूशन ना निकले तो उसको इनकन्सिस्टेंट बोलते हैं, यानी कि नो सॉल्यूशन। दो इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। नो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे इनकन्सिस्टेंट है, इनकन्सिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 a2 का अगर वैल्यू लिखते हैं तो a1 का वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगा, a2 का वैल्यू 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 1 और b2 का वैल्यू k माइनस 1। यहाँ c1 c2 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसी दोनों के हेल्प से k का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको कर दे तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2k माइनस 1। अब k वाले को एक साइड कर लेंगे, 3k माइनस 2k इक्वल टू -3 जाकर उधर जाकर के ये +3 हो जाएगा -1, तो यहाँ से आ जाएगा k और यहाँ से आ जाएगा 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस टेकन इन ऑर्डर। पैरेललोग्राम के यहाँ पे 3 वर्टेक्सेस दिए हुए हैं, पूछ रखा है कि चौथा वर्टेक्स एस बताइए क्या होगा। तो अगर हम पैरेललोग्राम एक देखें, पैरेललोग्राम इसके 3 वर्टेक्सेस दिए हुए हैं पी क्यू आर और एस। ये एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। पी का वर्टेक्स दिया हुआ है 3,4, क्यू का वर्टेक्स है -2,3, आर का वर्टेक्स है -3, -2, एस का वर्टेक्स पूछा है कि क्या होगा। सपोज इसको एक्स और वाई मान लेते हैं। तो पैरेललोग्राम का वर्टेक्स अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे सिंपल सा एक फार्मूला होता है कि हम इस दोनों का जो सम होगा x प्लस ये -2 वो इक्वल हो जाएगा ये दोनों के x कोऑर्डिनेट का जो सम होगा 3 एंड -3, 3 प्लस -3, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू हो जाएगा 2। ऐसे ही अगर हमें y का वैल्यू निकालना है तो दोनों अपोजिट वर्टेक्स का y का जो सम होगा इसमें भी दोनों अपोजिट वर्टेक्स के y के सम के इक्वल हो जाता है, यानी कि y प्लस 3
यहाँ से ये y हो गया और इसका अपोजिट वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है, और ये दोनों में 4 और -2 इक्वल टू 4 -2, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 2। 3 को इधर जब लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 2 - 3 -1। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1, ये s कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है दोनों। ए एम पी एन एल्टीट्यूड है, ए बी सी पी क्यू आर, इसका ए बी और स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो बताना है ए एम और पी एन का वैल्यू क्या होगा, इसका रेशियो बताना है। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, अगर ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसके साइड का रेशियो, इसके एल्टीट्यूड का रेशियो और इसके मीडियन का रेशियो सब इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे इसके साइड के रेशियो का स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4/9। तो यहाँ से अगर हम ए बी बाई पी क्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2/3, स्क्वायर रूट लग जाएगा 2/3। अब अगर इसके साइड का रेशियो 2/3 है, तो यही इसके एल्टीट्यूड का भी रेशियो हो जाएगा, यही इसके मीडियन का भी रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे ए एम और पी एन के बारे में बोला कि ए एम पी एम इसका एल्टीट्यूड है, तो यही इसका रेशियो हो जाएगा, ए एम और पी एन का भी रेशियो यही होगा, 2:3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ x tan 60 cos 60 इक्वल टू sin 60 cot 60 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x tan 60 cos 60 इक्वल टू sin 60 cot 60। यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर लेंगे। tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3, cos 60 का वैल्यू 1/2, sin 60 का वैल्यू √3/2, और cot 60 जो होता है ये tan 60 का ऑपोजिट हो जाता है। tan 60 अगर √3 है तो cot 60 हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 1/√3। अब देखना है कि 1/√3 इसमें से किसका वैल्यू है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक तो तरीका हुआ है कि यहाँ tan थीटा cot थीटा को sin cos में चेंज करके और वहाँ से इसे स्क्वायर करके सॉल्व कर ले। दूसरा शॉर्ट तरीका ये है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्टली भी हम आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें थीटा का एक ऐसा वैल्यू पुट कर लेना है, सोच लेना है, जिस पे कि सम करने पे इसका वैल्यू √2 आ जाए। तो यहाँ पे थीटा अगर हम 45 रखते हैं, क्योंकि साइन 45 1/√2 हो जाता है। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू अगर हम 45 पुट कर दें, 45, अब देखेंगे कि साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू ऐड करने पे √2 आ रहा है कि नहीं। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2/√2 और ये आ जाएगा √2 के बराबर। √2 से ये कट जाएगा √2 बार में, यानी कि 45 डिग्री पे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे tan 45 और cot 45 का वैल्यू निकाल देना है। tan 45 प्लस cot 45, tan 45 1 होता है, cot 45 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 9 नंबर। इस फिगर में डी और बी सी लाइन पैरेलल है। ए ई का वैल्यू दिया हुआ है ए यूनिट, ये ए ई है, ये ए यूनिट। ई सी का वैल्यू दिया हुआ है बी, डी ई है एक्स एंड बी सी है वाई। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है।
तो ये दो ट्रायंगल जो यहाँ पे बन रहा है, एक ए डी ई ट्रायंगल और एक ए बी सी, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है, ये एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। साथ ही साथ ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि यहाँ पे डी और बी सी लाइन पैरेलल है। तो दो एंगल अगर बराबर आ जाए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ए क्राइटेरिया से। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो फिर इसके साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसके साइड का रेशियो डी ई ले रहे हैं, डी ई, तो बड़े वाले ट्रायंगल में इस हमें साइड लेना होगा बी सी। फिर छोटे वाले ट्रायंगल का साइड अगर ए ई ले रहे हैं तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का साइड लेना होगा ए सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, डी ई का वैल्यू एक्स है, बी सी का वैल्यू वाई, ए ई गिवन है ए, और अगर हम ए सी देखें तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी। यहाँ से अगर y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल टू हो जाएगा ए वाई अपॉन ए प्लस बी, एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर सी यही इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम विथ ए डी एंड पैरेलल बी सी। एक ट्रेपेजियम यहाँ पे बना लेंगे। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि ए डी और बी सी लाइन पैरेलल है। ए बी सी डी ये एक ट्रेपेजियम हो गया। यहाँ ए डी और बी सी ये दोनों पैरेलल लाइन है। ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ए सी और बी डी डायगोनल खींच लेंगे यहाँ पे, बी डी और ए सी। ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है कि ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू 1/2। ए ओ अपॉन ओ सी इस साइड का रेशियो और डी ओ अपॉन ओ बी इसका रेशियो 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड का रेशियो इक्वल है और बीच वाला जो ये एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर दो साइड का रेशियो इक्वल हो और बीच का एंगल बराबर हो तो ये एस ए एस क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। अब अगर ये सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल तो इसके साइड का रेशियो वही होगा जो इसके साइड का रेशियो, यानी तीनों के साइड का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो डी ओ अपॉन ओ बी और ए ओ अपॉन ओ सी इसका रेशियो अगर 1/2 है तो यही रेशियो इसके दूसरे साइड का भी हो जाएगा, यानी कि ए डी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन बी सी। अब ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो 1/2, ए डी का वैल्यू है 4, तो बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इक्वल टू आ जाएगा 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल बना लेंगे। यहाँ पे दो टेंजेंट है जो कि 60 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है। ये दो टेंजेंट है, इस दोनों टेंजेंट के बीच का जो इंक्लाइन एंगल है 60 डिग्री का है। ये एंगल है 60 डिग्री। रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, इसमें रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये अगर ओ सेंटर है तो ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो बताना है कि इस टेंजेंट का लेंथ बताइए कितना होगा। इसे भी अगर मिला लें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका अगर नाम दे दें,
ओ ए पी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब टेंजेंट का एक प्रॉपर्टीज़ होता है कि अगर हम सेंटर से अगर इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाता है। पूरा एंगल अगर यहाँ पे 60 डिग्री का था, अगर यहाँ का पूरा एंगल 60 डिग्री का था तो फिर ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और इधर का भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें ए पी फाइंड आउट करना है, ये टेंजेंट का लेंथ बताना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। एंगल ओ ए पी में ये एंगल मालूम है 30 डिग्री, ये साइड मालूम है 3 और हमें ए पी निकालना है। ए पी जो है इस ट्रायंगल के लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ओ पी जो है वो हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे 10 30 की वैल्यू यूज़ करेंगे, 10 30 लगा देंगे। ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ओ ए यहाँ पे गिवन है 3, ए पी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी का वैल्यू आएगा ए पी इक्वल टू 3√3। यही इसका आंसर हो जाएगा 3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। एक स्क्वायर के अंदर अगर एक सर्कल बना दे, ये एक स्क्वायर है और इसके अंदर एक सर्कल है। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। अब बताना है कि इस सर्कल का एरिया क्या होगा। तो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अगर 6 सेंटीमीटर साइड है मतलब कि इसका डायमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर का। इस सर्कल का ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, जो कि इसके साइड के बराबर होगा, स्क्वायर के साइड के बराबर होगा। अगर डायमीटर है 6 तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और फिर एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 पाई, यही इसका आंसर हो जाएगा 9 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 6√3। लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम दिया हुआ है 6√3। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट ये गिवन है 6√3 एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3। क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2√3। तो बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो ये दो डाटा गिवन है और इसका वैल्यू हमें निकालना है एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सबसे पहले इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे l प्लस बी प्लस एच का वैल्यू दिया हुआ है, l प्लस बी प्लस एच, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। हमें इसी का वैल्यू निकालना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही टोटल सरफेस एरिया है। यहाँ पे एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू रखेंगे 6√3, 6√3 का स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 12
और ये है 2 LB प्लस BH प्लस LH। 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 36 3 जा 108 हो जाएगा। 12 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 LB प्लस BH प्लस LH। 108 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो 96। ठीक है, 96 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन। मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ है, मोड माइनस मीडियन। ये डिफरेंस दिया हुआ है 24। तो बताना है देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। मीडियन और मीन का डिफरेंस निकालना है, तो क्या होगा। तो एक फार्मूला जानते हैं, मोड इक्वल टू फार्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ से अगर मोड इक्वल टू निकाल लें, मोड का अगर यहाँ से वैल्यू निकालते हैं मोड इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 24 प्लस मीडियन। तो मोड का ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, मोड के जगह पे लिख लेंगे 24 प्लस मीडियन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, माइनस 2 मीन। मीडियन को अगर इधर कर देते हैं तो 24 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीडियन माइनस 2 मीन। 24 इक्वल टू, ये 3 मीडियन में से अगर मीडियन माइनस करते हैं तो 2 मीडियन आएगा माइनस 2 मीन। 24 इक्वल टू, दोनों में से अगर 2 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा मीडियन माइनस मीन। 2 से ये इधर डिवाइड होके 12 आ जाएगा, तो मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 12। यही पूछा था कि मीडियन और मीन का डिफरेंस बताइए कितना होगा, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25। एक सर्कुलर व्हील है जिसका कि रेडियस दिया हुआ है 0.25। बताना है कि 11 किलोमीटर जाने में इसे जो है कितनी बार घूमना पड़ेगा। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, 11 किलोमीटर जाने में कितना बार घूमेगा। तो सबसे पहले हम इस व्हील का सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, क्योंकि किसी भी व्हील का जितना सरकमफ्रेंस होता है एक बार घुमाने पे उतना ही दूर तक वो जाता है। तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 इंटू पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस है 0.25। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 लगा लेंगे। 25 4 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में, और फिर 2 से 11। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस आ गया 11/7, यानी कि सरकमफ्रेंस 11/7 मीटर का मतलब है कि इतना मीटर जाने पे इस व्हील को एक राउंड लगाना होगा, 1 रिवोल्यूशन होगा अगर इतना मीटर जाता है। 11/7 मीटर जाने के लिए एक बार घूमना होगा, 1 रिवोल्यूशन। तो अगर 1 मीटर जाना हो तो कितनी बार घूमना होगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7/11। क्वेश्चन में बोला है कि 11 किलोमीटर जाना है, यहाँ पे ये 1 मीटर है। अगर हम 11 किलोमीटर को यहाँ इंटू कर दें, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 11 से 11 कट जाएगा 7000 रिवॉल्यूशन। यही आंसर हो जाएगा 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास।
मॉडल क्लास और मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसी का सम बताना है। सबसे पहले मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास मोड, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगा 10, 15, 12 और 20 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20। तो 20 अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसका मॉडल क्लास हो जाएगा 15 to 20। मॉडल क्लास क्या होगा? मॉडल क्लास हो गया 15 to 20। अब हमें मीडियन क्लास निकालना है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले इसका हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। क्लास इंटरवल है 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20 to 25। इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10, 15, 12, 20, 9। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 10 को ऐसे ही लिखेंगे, 10 और 15 को जोड़ लेंगे 25, इसमें 12 ऐड करेंगे 25 में, यह जाएगा 37, 37 में 20 ऐड कर लेंगे 57, और 57 में 9 ऐड करेंगे तो 66। यानी कि इसमें n का वैल्यू जो है टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 66 है। अगर इसका हम हाफ करते हैं n/2 करेंगे तो ये आएगा 33। अब हमें चेक करना है कि ये जो n/2 का वैल्यू आया है 33, ये कौन से क्लास इंटरवल के अंदर आ रहा है 33। तो इसके लिए यहाँ पे देखना है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 33 कहाँ पे आएगा। तो ये 37 के अंदर आएगा, इसके अंदर 33 आएगा। यानी कि 10 से लेके 15 तक के बीच का ये क्लास इंटरवल जो है यही मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास हो गया 10 to 15। अब इसमें दोनों का जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ये होता है, पहला वाला जो नंबर होता है ये 15 है और ये 10 है, इसी का सम बताना है 15 + 10, यानी कि आंसर हो जाएगा 25। 25 इसका आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस। दो डाइस को अगर एक साथ फेंका जाए, तो अगर दो डाइस को अगर फेंकते हैं तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स क्या होगा। दो डाइस को फेंकने पे टोटल आउटकम्स हमेशा 36 होता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताना है कि सिक्स का एटलीस्ट एक बार कम से कम 6 होना चाहिए। तो 6 किस किस कंडीशन में आ सकता है? पहला डाइस में 1 हो, सेकेंड डाइस में 6 हो, 1 6, फिर 1 2 6, 3 6, 4 6, 5 6 और 6 6। इसी तरीके से फर्स्ट डाइस में हो सकता है 6 आए, सेकेंड में 1 आए, 6 1, फिर 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6 तो ले ही चुके हैं। तो इतने सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो यही सारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 5 इधर 11। यानी कि अगर हमें इसका प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करना है तो टोटल आउटकम्स 36 है और फेवरेबल आउटकम्स 11 है। तो प्रॉबिलिटी हो जाएगा 11/36। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, 5 10 बीटा = 4। तो फाइंड करना है वैल्यू 5 sin बीटा -2 cos बीटा अपॉन में 5 sin बीटा +2 cos बीटा। यहाँ से अगर 10 बीटा का वैल्यू निकालते हैं, 10 बीटा, तो ये हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे देख लेना है कि हर टर्म में अगर साइन कॉस दे रखा हो और अगर हमें टेन थीटा का वैल्यू मालूम हो तो टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन बीटा बाई कॉस बीटा। एक तो तरीका है कि टेन बीटा = p/v, एच निकाल करके साइन थीटा निकाल के यहाँ पुट कर लो। दूसरा तरीका यह है कि इसको कॉस से डिवाइड करके टेन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यह है कि इसे साइन कॉस लिख लेंगे। अब यहाँ पे साइन बीटा का वैल्यू 4 और कॉस बीटा का वैल्यू 5 पुट कर देंगे। तो साइन बीटा का वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो ये 5 × 4 हो जाएगा, और कॉस बीटा का वैल्यू अगर यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो 2 × 5 हो जाएगा।
नीचे भी यही होगा, 5 × 4, 2 × 5, ये हो जाएगा 20 - 10, तो 10, और 20 + 10 30, तो 0 से 0 कट गया, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन असर्शन और रीज़न है। इसमें एक स्टेटमेंट ए दिया हुआ है असर्शन, और स्टेटमेंट ये आर जो है ये रीज़न है। हमें पहले देख चेक करना है कि क्या दोनों जो असर्शन है वो और रीज़न है ये करेक्ट है या फिर कोई इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट में असर्शन लिखा हुआ, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर HCF इज 17 देन देयर LCM इज इतना। तो एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ए और बी अगर कोई दो नंबर है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो LCM × HCF के बराबर होता है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 5780, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट हम लिखे 5780, HCF 17 दिया है, तो LCM निकाल के देख लेंगे क्या आता है। LCM हमें निकालना है, HCF है 17, तो 17 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 5780 में 17 से डिवाइड करेंगे तो ये LCM आ जाएगा। 17 से अगर इसको काटते हैं तो 17 × 3 = 51 और 17 × 4 = 680, LCM 340 आ जा रहा है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। सेकेंड में देखेंगे HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, कह रहा है कि HCF जो होता है क्या वो LCM का एक फैक्टर हमेशा ही होता है, तो ये सही है, HCF हमेशा LCM का एक फैक्टर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई दो नंबर ले ले, जैसे 20 और 12, 20 का अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 5, और 12 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 3। इसका HCF हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये जो 4 है वो इसके LCM का एक फैक्टर ज़रूर होगा। अगर इसका हम LCM निकालें, LCM हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 5 × 3 यानी कि 60। तो 60 का एक फैक्टर 4 होता ही है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि HCF इज़ ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM, तो ये लाइन भी करेक्ट है। लेकिन अब क्वेश्चन में देखना है कि क्या रीज़न जो है वो असर्शन के बारे में ये रीज़न दिया हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस रीज़न का इस असर्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका रीज़न में अगर ये देता कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM × HCF, तब फिर वो सही था, लेकिन स्टेटमेंट ये सही है, रीज़न भी सही है। अब यहाँ पे हमें देखना होगा ऑप्शन कौन सा सही है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, तो दोनों ट्रू है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये बात गलत है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये जो रीज़न है वो इस असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेकेंड में कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये तो ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी असर्शन और रीजन दिया हुआ, इफ़ टू कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली देन BC = 20। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ABC एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का D और E कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, D पॉइंट और E, ये दोनों ही पॉइंट जो है मिड पॉइंट है। AB और AC का मिड पॉइंट है D और E। D का कोऑर्डिनेट है 3 5 और E का कोऑर्डिनेट है -3 -3। तो पूछ रखा है कि बताइए कि BC जो है वो 20 होगा या नहीं। तो सबसे पहले D हम निकाल लेंगे लेंथ। D लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सीधा सीधा दोनों यहाँ 3 है -3 है प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 5 है +3 8 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 36 प्लस ये 64 100 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10, ये 10 आ गया।
तो क्या बी सी 20 होगा? तो ये बिल्कुल सही है। किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो हमेशा पैरेलल हो जाता है इसके और हाफ होता है, ये मिड पॉइंट थ्योरम था। तो जो बी सी होगा वो 10 का डबल हो जाएगा 20। तो ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। असर्शन स्टेटमेंट है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। ये भी लाइन सही है, मिड पॉइंट थ्योरम ही है। ये दिया हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन पैरेलल होता है तीसरे साइड के और हाफ होता है, यानी डी जो होगा वो बी सी का हाफ होगा और पैरेलल होगा। तो ये भी लाइन सही है। और ये जो रीजन है वो इसका एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे जो हम 20 निकाले हैं वो इसी के थ्रू निकाले हैं, इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि दोनों चीज़ सही है। और रीजन आर जो है वो एक्सप्लेनेशन भी है करेक्ट। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।